वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 46 और डे 46 का पहला सवाल जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आईआईटी गेट 2024 का। और आज गाइस हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35। तो गाइस आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 33 कि इन एन इकोनॉमी द डिपेंडेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन टू द वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू एडल्ट इन द टोटल पॉपुलेशन, या फिर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड वर्कर इन द टोटल लेबर फोर्स, या फिर टोटल फॉरेन एड एंड ग्रांट्स टू द टोटल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। ठीक है, ओके। तो गाइस अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, नॉन वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एज वर्किंग पॉपुलेशन, गाइस यही तो होता है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन टू दी वर्किंग एज पॉपुलेशन। और ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन आपको कंसीडर किया जाता है 15 टू 64, 15 टू 64। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गाइस करेक्ट है। यही होता है डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब कि डिपेंड है, मतलब नॉन वर्किंग में गाइस आपका आ जाता है ओल्ड एज और जो 0 to 14 एज तक। ठीक है, 0 to 14 एज तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। ठीक है, तो नॉन वर्किंग डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन, ये आपका डिपेंडेंसी रेशियो होता है। अगर ऑप्शन नंबर बी की गाइस अगर बात करें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू एडल्ट इन द टोटल पॉपुलेशन, ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू द एडल्ट इन द टोटल पॉपुलेशन गाइस, ये बेसिकली आपको डिपेंड करता है चाइल्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, ये क्या होता है? चाइल्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, बट आपको पूछा गया कि डिपेंडेंसी रेशियो, नॉट अ चाइल्ड डिपेंडेंसी, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टू द एम्प्लॉयड वर्कर इन द टोटल लेबर फोर्स, गाइस ये तो आपको दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डिफिनेशन है। हाँ, यही तो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाँ, number of unemployed divided by employed worker in the total labor force, so that is the definition of what? Unemployment rate। तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, टोटल फॉरेन एड एंड ग्रांट्स टू द टोटल फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, ये भी आपका फाइनेंशियल एड या फिर फाइनेंशियल एड रेशियो को डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फाइनेंशियल एड रेशियो। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन डी भी जो है रॉन्ग है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है गाइस? नॉन वर्किंग एज डिवाइडेड बाय वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन, दैट इज योर डिपेंडेंसी रेशियो। और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा, बी सी डी। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्यों? क्योंकि दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द dependency ratio. It means that the proportion of people who are not in the working age group, okay, not in the working age group relative to those who are working in the age group, it gives an indication of the economic burden of the what? Productive portion of the population। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ। ठीक है, ओके। मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 34। आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, नॉट गाइस, यहाँ पे आपको पूछा गया नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर पहला ऑप्शन की बात करें लैंड रेवेन्यू, ओके, तो गाइस लैंड रेवेन्यू जो है ना, इट्स नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द नेशनल लेवल। क्योंकि गाइस जो लैंड रेवेन्यू है ना, वो बेसिकली कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन गाइस, और वही आपको निकालना है कि नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन। तो गाइस ये आपको याद रखनी है कि जो लैंड रेवेन्यू है
वो बेसिकली जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की है। स्टेट गवर्नमेंट जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट मैटर है। Okay, and while it may be like a significant source of revenue historically, so it's no longer a major contributor to the central government of India. Then okay, option number B, guys, income tax, and we know income tax is a major source of finance for the government of India. Okay, income tax, guys, basically is collected by the central government of India from individual and entities on their income, and it is a significant revenue source for the government of India. Okay, so it is collected by the government of India or the central government. Similarly, guys, corporate tax. Corporate tax is a major source of finance for the government of India. Corporate tax, guys, basically is levied on the profit of the companies, and it is an important component of the government tax revenue, guys. Corporate tax. Okay, so this is also a government of India's revenue. Similarly, guys, import duty. Import duty, it is also a major source of finance for the government of India. Import duty is a tax imposed on goods brought into the country and is a part of the government revenue from customs. ओके सो गाइज ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल। और आपको क्या पूछा गया कि नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट इज अ लैंड रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि लैंड रेवेन्यू इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। तो गाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ कि इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द नेशनल लेवल, क्योंकि लैंड रेवेन्यू इज प्राइमरीली कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज लैंड एडमिनिस्ट्रेशन is a subject matter, is a state subject matter. While it may have been a significant source of revenue historically, it is no longer a major contributor to the central government finance. Okay, okay guys, move to question number 35. Question number 35, guys, आपको given है कि in the Keynesian closed economy ideal model where interest rate is plotted along the vertical axis, ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आउटपुट इज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो लेट से आउटपुट आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। और आपको गाइस हम लोग जानते हैं कि आईएस क्या होता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, और एलएम क्या होता है गाइस, मनी मार्केट्स इक्विलिब्रियम। और हम लोग जानते हैं कि आईएस कर्व का जो स्लोप होता है गाइस वो नेगेटिव होता है इन द आर वाई स्पेस पे, और एलएम जो पॉजिटिवली होता है। So that is your LM curve, that is your IS curve. Okay, guys, I hope कि इतना तो सबको पता होगा कि IS curve is a negatively related with the rate of interest and income, and LM curve is a positively related with rate of interest and income. और LM आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम और IS आपका गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करता है। दैट्स इट। ओके, अब गाइस हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे मूव करते हैं, और ऑप्शन नंबर ए पे आपको गिवन है कि रिलेटिवली स्टीपर, मतलब कि जो आईएस कर्व है, आईएस कर्व है will be relatively steeper if the interest elasticity of investment is low. If the interest elasticity, if the interest elasticity of investment is low. ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट elasticity of investment क्या होता है। अगर पता नहीं भी है तो गाइज नाम से ही पता चल रहा है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि हाउ इंटरेस्ट रेट इज सो मच सेंसिटिव टू द इन्वेस्टमेंट, टू द इन्वेस्टमेंट। ओके गाइज, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हाउ सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट इज टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। So guys, if the interest elasticity of investment is low, it means that a change in the interest rate will have a smaller effect on the investment. हाँ? Okay? और वही चीज तो guys यहाँ पे आपको given है
कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो। इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है तो इसका जो इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट पे वो क्या है, लो है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट चाहे कितना भी चेंज हो जाए, इन्वेस्टमेंट पे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लो है। आपको यहाँ पे गिवन है, लो है। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन नंबर ए को हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे। लेट्स से गाइस कि ये आपका क्या है, आई एस कर्व है। ठीक है, ये आपका आई एस कर्व है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपका क्या है, वाई है। ठीक है, ओके गाइस, ये नॉर्मल है, लेट्स से दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, लेट्स से आपका ये y1 पॉइंट और r1 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो लेट्स से गाइस कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई 1% से, 1% से इंक्रीज हुई, तो आउटपुट भी जो है हमारा लेट से कि 1% से डिक्रीज हो गया। ठीक है, 1% से डिक्रीज हो गया, दैट इज योर नॉर्मल केस। बट हम बात करते हैं गाइस स्टीपर की। स्टीपर, तो स्टीपर ये कुछ इस टाइप का होगा, स्टीपर इस टाइप का होगा इन दी वाई एंड आर एक्सिस पे। ठीक है, और गाइस हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे गिवन है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लो है, इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है तो इसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कम है। ठीक है, इसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कम है। ठीक है, तो आउटपुट गाइस डज नॉट चेंज मच फॉर अ गिवन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इसका मतलब है कि आई एस कर्व को स्टीपर होना पड़ेगा। लेट से कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दैट इज y1। तो गाइस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट लेट से r1 टू r2 लेट से कि 10% से इंक्रीज हो गया, बट हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है 10%, बट आउटपुट गाइस बहुत ही कम फ्लैक्चुएट होगा, आउटपुट बहुत ही कम फ्लैक्चुएट होगा, दैट इज y2। तो एक कब पॉसिबल है, एक कब पॉसिबल है, जब आई एस कर्व को स्टीपर होना पड़ेगा। हाँ, आई एस कर्व को स्टीपर होना पड़ेगा। तो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, कि yes, our IS curve will be a relatively steeper if the interest elasticity of investment is low. Okay, but guys अगर इसी के केस में अगर यहाँ पे हाई होता तब क्या होता, जैसे ये वाला में है ना कि relatively steeper if the interest elasticity investment is very high, तो just guys इसका ऑपोजिट होता। डन, ओके, ऑप्शन नंबर बी को गाइस हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पे भी आपको गिवन है कि जो आई एस कर्व है रिलेटिवली स्टीपर इफ द हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका मतलब है कि हमारा एमपीएस काफी हाई है, मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा सेव कर रहे हैं, मतलब कि हम खर्च नहीं कर रहे हैं गाइस उसको। और जब गाइस अगर हम खर्च नहीं करेंगे इकोनॉमी में तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, पहली बात। और जब डिमांड ही नहीं होगा गाइस तो फिर हमारा आउटपुट क्या उतना का उतना ही रहेगा। डन, तो ऑप्शन नंबर बी को भी गाइस हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गाइस आई होप कि आपको सबको समझ आ गई होगी कि आई एस कर्व को स्टीपर होना ही होगा, तभी जो है उसका जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो के केस में। ठीक है, डन, ओके। तो गाइस सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी, आपको यहाँ पे गिवन क्या है कि आपका एमपीएस काफी हाई है, मतलब कि आप सेव कर रहे हैं, आप खर्च नहीं कर रहे हैं ऑन दी कंजम्पशन गुड्स पे, so which reduces the impact of income on aggregate demand guys। Okay, so consequently, the IS curve will be a steeper because change in income will have a less of an effect on overall demand, making the output less responsive to the rate, to the interest rate change, to the interest rate change। That same case कि let's say कि ये आपका IS कर्व है और गैस IS कर्व को स्टीपर होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका एमपीएस काफी हाई है, एमपीएस काफी हाई है, और जब एमपीएस काफी हाई होगा तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इसका आउटपुट पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आउटपुट एज इट इज रहेगा। हाँ,
आउटपुट एज इट इज रहेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट गाइस अगर चेंज हो भी जाए और हमें पता है कि आउटपुट एज इट इज ही रहेगा, तो सेम केस तो आ जाएगा ना। लेट से आपका ये y1 है और इंटरेस्ट रेट लेट से काफी बढ़ गया, 10% 20% बढ़ गया, बट हमें पता है कि एमपीएस हाई है, और एमपीएस हाई है इसका मतलब है कि जो इफेक्ट है इंटरेस्ट रेट का आउटपुट पे कम होगा। तो y2 ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आईएस कर्व को यहाँ पे भी गाइस स्टीपर होना पड़ेगा। ओके, आईएस कर्व को यहाँ पे भी गाइस स्टीपर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है गाइस कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है, और गाइस सी और डी इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, डन। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी नॉट, जस्ट इसके ऑपोजिट केसेस है। ठीक है, तो गाइस आपको याद रखनी है ये बातें। जब भी अगर आप आईएस कर्व की बात करते हो तो आपको आईएस कर्व की पूरी डिटेल पता होना चाहिए कि आईएस कर्व क्या होता है, आईएस कर्व कब फ्लैक्चुएट होगा, कब शिफ्टिंग होगा, कब स्टीपर होगा, कब फ्लैटर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी गाइस जस्ट एनालाइज किया कि आईएस कर्व को स्टीपर होना पड़ेगा जब उसकी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लो होगी। क्योंकि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी लो गाइस आपको गिवन है कि इंटरेस्ट रेट अगर फ्लैक्चुएट होती है तो उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कम हो रही है। ओके, मतलब आउटपुट हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, मतलब आउटपुट पे उतना फर्क नहीं हो रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ भी जाएगा तो हमारा आउटपुट बहुत ही कम फ्लैक्चुएट होगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी कम है। तो आईएस कर्व को गाइस यहाँ पे स्टीपर होना होगा। अगर आप फ्लैटर लो अगर ले लोगे गाइस तो खुद सोचो ना कि अगर इंटरेस्ट रेट लेट से 1% से अगर इंक्रीज हुआ तो गाइस आउटपुट आपका काफी से बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑपोजिट केसेस हो जाते हैं। बट आपको यहाँ पे स्टीपर लिखना है गाइस, ना कि फ्लैटर। डन। और यहाँ पे गाइस मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ कि अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिफर टू हाउ सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट इज टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। सो गाइस इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो, तो इसका मतलब है कि a change in the interest rate will have a smaller effect on the investment and therefore on output. So this makes the IS curve steeper as output does not change much for a given change in the interest rate. Similarly, option number B, the MPC is a, guys, we know कि MPC is a fraction of additional income that is saved rather than spent. So higher MPC means that a less of an any increasing in income is spent on consumption, so which reduces the impact of income on aggregate demand. So consequently, the highest curve will be a steeper because change in income will have a less of an effect on overall demand. So this make the output less responsive to the interest rate changes. That's it, guys. Okay, so the correct option is option number A and option number B. Okay, okay, option A and option B, guys, correct. Okay, ओके गाइस, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉनकॉर इंस्टीट्यूट में गाइस जो कि 3 कोर्स गाइस है। पहला कोर्स आपका एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए। ठीक है, ये आपका गाइस कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है और ऑल पीआई की वीडियो सॉल्यूशन है। गाइस ये आपका कोर्स जैम सीयूटी गेट और आईएसआई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि गाइस ये कोर्स को जो है 3 स्टेप में डिजाइन किया गया है। पहला स्टेप आपको यहाँ पे पूरा थियोरेटिकल अप्रोच सिखाया जाता है। फिर दूसरा स्टेप में आपने जो बुक्स, और यहाँ पे हम लोग गाइस 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक्स के न्यूमेरिकल्स कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं पीआईक्यू पे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है गाइस इस बैच का। सिमिलरली गाइस आईआईटी गेट जेम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, और ये गाइस बहुत ही हेल्पफुल आईआईटी गेट और आईआईटी जेम के लिए। ठीक है, तो गाइस मैं तीनों कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस ये अभी जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पे आपको CUT 2025 के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन गाइस आपको कराए जाते हैं।
ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर में गाइस जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सीयूटी, जेएनयू, एसआईएस, जेएनयू ट्रिपल एस, आईजीआरडीआर, एसयू, एसएनयू, साउ, अशोका, ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज आपको गाइस क्वेश्चंस कराए जाते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ऑल पीआईक्यूज है, टॉपिक वाइज है, फिर ये खत्म होने के बाद फिर आपको जो है मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस इस बैच के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9122096623। ठीक है, आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और गाइस अगर प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे गाइस हमें भी मोटिवेशंस मिलती हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस।